Okay, let's start our today's lecture. It is, as you know, Renaissance poetry, और इसमें हम करेंगे जी नॉन ड्रामेटिक पोइट्स को देखेंगे क्योंकि उस जमाने में जो ड्रामे लिखे जा रहे थे वो भी पोइटिकल थे, या जैसे हम इसे एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। तो शेक्सपियर ने सोनेट्स भी लिखी हैं, तो और नैरेटिव पोएम्स भी लिखी हैं। कितनी सोनेट्स लिखी हैं शेक्सपियर ने? Anyone? 154 154 सर 154 सोनेट्स लिखी। और सोनेट में कितनी लाइन होती हैं? 14 लाइन सर 14 स्ट्रक्चर बड़ा टिपिकल सा 14 होता है। और पेट्रार्कन जो सोनेट है और शेक्सपियरियन सोनेट है, इसमें फर्क भी है। हाल तो हम उस तरफ तो Yes, sir. जा नहीं पाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग जानते हैं। कोई बता दे पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट में क्या फर्क है? ये सम टाइम पेपर में आपके आ सकता है ये वाला सवाल। सर ये लाइंस का ही डिफरेंट हाँ डिफरेंस है बिल्कुल, ना अंदर। स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, बाकी थीम तो वो एक ही स्ट्रक्चर तरह का से। डिफरेंस जी जी। सर आई थिंक सो 16 लाइंस होती हैं या 15 पेट्रार्कन में। नहीं नहीं, लाइन वही है, 14 लाइंस की ही दोनों। 14 ही लाइन होती हैं, लेकिन उसके फर्स्ट जो है ना, आई थिंक 2 लाइन, फिर जो उनका ना एक फिर राइमिंग 4 स्कीम का फिर सर 4। डिफरेंस नहीं, राइम स्कीम का डिफरेंस भी नहीं है। ये हसन जो कह रहे हैं ना वो स्टैंजा का। थोड़ा बेहतर है। अच्छा स्टैंड तो बात कर, हाँ अच्छा सुना, आपकी आवाज कट कट गई है, लेकिन बात आप ठीक कर रहे थे। तो मैं सफर में हूँ, इस वजह से वो मेरी आवाज आज राब्ता ठीक सही रहेगा नहीं, कनेक्शन का मसला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक। हाँ जी, कौन करेगा फिर? सर आई थिंक सो शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं उसके एंड पे कपलेट मौजूद होता है 2 लाइंस का, और पेट्रार्क में वो नहीं है। बिल्कुल, जो पेट्रार्कन सोनेट का जो स्ट्रक्चर है और शेक्सपियरियन सोनेट का जो स्ट्रक्चर है, इसका फर्क है। लाइनों का ही समझ लें फर्क है। लाइनें 14 ही रहेंगी, जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। तो पेट्रार्क से ही मुतासिर होके सबने सोनेट्स लिखी हैं वैसे, लेकिन शेक्सपियर ने यहाँ जी सर। अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, और बिल्कुल एज इट इज जो है ना, कभी उसने चीज़ों को फॉलो नहीं किया था। और यहाँ भी हम देखते हैं कि वो इमेजिनेटिव और क्रिएटिव हुआ कि जब उसने जो है उस स्ट्रक्चर में थोड़ी तब्दीली कर दी। ठीक है, एंड पे जो है वो कर दिया, कपलेट दे दिया है। ठीक है सर ये जो स्पेंसरियन स्टैंजा था सर शेक्सपियर का हम डिवाइड करते हैं ना ऑक्टेव और सेस्टेट में। जी जी। तो स्पेंसरियन जो स्टैंजा था उसके बारे में मैंने पढ़ा कि उसके अंदर 9 लाइंस होती हैं। एक स्टैंजा जो है वो 9 लाइंस का होता हाँ, उसमें वो 2 स्टेंजर्स में डिवाइड किया ना उसने टोटल। है। यस सर। तो यही तो आपसे पूछ रहे थे ना कि क्या इनमें क्या डिफरेंस है। और लेकिन सर राइम स्कीम का भी शेक्सपियर डिफरेंस है ना। 3 हिस्सों में डिवाइड करता है शेक्सपियर उसको, और पेट्रार्क उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। यानी शेक्सपियर ने जो क्रिएटिव काम किया है वो एंड पे कपलेट को लेके आया है। तो वो 8 और 6 का बन जाएगा, 8 और 6 14 का बनेगा। ठीक है, और शेक्सपियर का कितने कितने का स्टैंजा बनेगा? हाँ जी, कोई नहीं, पढ़ के आई फिर। ये नहीं दिया सर था? 8 4 और 2। सही है, गुड। ये कौन था? कौन सर आयशा। अच्छा, आयशा मुदस्सर, गुड। चलिए, हमारे ये टॉपिक आज नहीं है, लेकिन सर शेक्सपियर का जो पोइट्री है वो इम्पोर्टेंट है उसकी। ये जो हमने अभी स्टैंजा डिस्कस किया है, ये वाला सवाल आने का एक है चांस। खैर, हम जो आज का हमारा टॉपिक है रेनेसां पोइट्री, ये नॉन ड्रामेटिक है। जो कि ड्रामा में भी हमने देखा कि पोइटिकल ड्रामे लिखे जा रहे थे, और पोइट्री, ड्रामेटिक पोइट्री, और खासतौर पे जो ड्रामा है वो डोमिनेट जॉनरा है, और उसी में ही पोइट्री डोमिनेट है। यानी टोटल पोइट्री तो डोमिनेट नहीं है, लेकिन ड्रामेटिक पोइट्री जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो डोमिनेट है। अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके बता सकते हैं, आई होप सो, कि ये किस किस्म की पोइट्री रही होगी, क्योंकि ये रेनेसां पीरियड है। और रेनेसां पीरियड जैसे कि हम जानते हैं कि 2 बड़ी तहरीकों पे ये बेस कर रहा था। वो कौन सी थी भला? इंटरेक्टिव में इसलिए हो रहा हूँ ताकि, ह्यूमनिज्म
अब आपने Reformation. Humanism and Reformation. हाँ जी, ह्यूमनिज्म एंड रेफर्मेशन, तो दोनों तरीकों का टच जो है हमें इनकी पोइट्री में मिलेगा. सो इट वाज द पोइट्री ऑफ द न्यू एज ऑफ, अब ये जो एज थी रेनेसां एज, ह्यूमनिज्म के साथ साथ और इसमें क्या चीजें थी, डिस्कवरी हो रही थी. ना सिर्फ इंसान खुद को डिस्कवर कर रहा था, इंटरनल वर्ल्ड को, बल्कि एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी डिस्कवर कर रहा था. और मिडिल एजेस में वो क्यों नहीं डिस्कवर करता था ऐसी चीजों को? मिडिल सर एजेस, मिडिल एजेस में सर रिस्ट्रिक्शंस लिबर्टी जो थी प्योरिटी सबसे, लिबर्टी भी नहीं थी, नहीं थी। और सर जो प्योरिटनिज्म था उसने बहुत ड्रामेटाइज कर प्योरिटनिज्म दिया था. नहीं था उस वक्त. ये किसने कहा सर है? मिडिल एजेस में उनका की फैक्टर सेंटर ऑफ रिलीजन था, इसलिए. हम्म. जी सर। चर्च की वजह से ना इन पर बहुत ज्यादा जो है ना बैंड थी, उसे पाबंदियां बहुत ज्यादा थी. हाँ जी, चर्च की जो तो रिस्ट्रिक्शंस की dominance वजह थी, से। और लेकिन ये एक स्टूडेंट ने ना प्योरिटनिज्म की बात की है, वो अभी नहीं आया है, अभी वो एज ही नहीं आई है. अभी वो चीज़ जो है मौजूद तो है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी वो डोमिनेट नहीं हुए हैं. और वो एक सर एक अलग से secularism के फैक्ट्स जो time है में. वो किसने बोला था ये? So probably she was Shahana. ओके ओके. सर मिस्टेकनली उसको रिलीजन की डोमिनेंस से प्योरिटन को कंफ्यूज कर दी। कंफ्यूज कर दिया उन्होंने. तो अगर वो वर्ड प्योरिटन लेंगे ना तो वो एक एरर हो जाएगा वहां पे ना. खैर, तो ये एज ऑफ डिस्कवरी है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, रेनेसां का इम्पैक्ट है. और इंग्लैंड में रेनेसां आपको पता है सबसे आखिर में आया था, इटली से शुरू होके फिर ये फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, बाकी सारे यूरोप में तो फैला, बाद में इंग्लैंड में पहुंचता है, और खासतौर पे प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद. सो ह्यूमनिज्म एंड द रिफॉर्मेशन और सोशल ट्रांजिशन का ये टाइम है. अभी कुछ कुछ जैसे पोइट्री हम स्टार्ट करेंगे तो ये ऐसा एक टाइम है कि जब रेनेसां आ रहा है इंग्लैंड के अंदर, उसकी बिगनिंग हो रही है, और ओल्ड ऑर्डर जो है वो तकरीबन खत्म हो रहा है, और न्यू ऑर्डर जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता. तो इस पोइट्री में भी हमें वो सारे टच मिलते हैं. तो आप इसके बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से समझते हैं. तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट वर्क है वो है टोटल्स मिसलेनी 1577 में. हेयर टोटल्स मीन वही टोटल के थोड़े ज़रा पुरानी मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, स्पेलिंग भी पुराने आपको मिल रहे हैं, यानी एक कंबाइंड वर्क. और मिसलेनी मतलब मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर, मिसलेनियस यानी पोएम्स हैं, डिफरेंट पोएम्स का एक कॉम्बिनेशन, उसको कहना चाह रहे हैं कि ये टोटल्स मिसलेनी. The poetry of the Elizabethan age opens with the publication of the volume known as Totals Miscellany. यहाँ से ये स्टार्ट होती है एलिजाबेथन पोइट्री या रेनेसां की पोइट्री इस बुक के साथ, नॉन ड्रामेटिक. This book, which contained the verse of Sir Thomas White and the Earl of Surrey, Henry Howard, marks the first English poetry of the Renaissance. White and Surrey wrote a number of the songs, especially sonnets, which added to the Petrarchan model and which was later adopted by the Shakespeare. Okay, they also attempted the blank verse, which was improved upon by the Marlowe and then perfected by the Shakespeare. तो इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स अडॉप्ट किया, मॉडल जो है वो पेट्रार्क को ही अपने सामने रखा, और पेट्रार्क की जो है जो वर्क है आपको पता है वो एक लिबरल ह्यूमनिस्टिक एक वर्क था, एक उसका स्टाइल था. ब्लैंक वर्ड्स उन्होंने स्टार्ट किया. अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकती है, ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? दो किस्म की वर्ड्स आप पढ़ते होंगे. सर ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर होता है. 5 stressed syllables are followed by 5 unstressed syllables. और फ्री वर्स के अंदर there is no rhyming scheme. बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टैंड किया सबने. काफी सिमिलर है ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स, बट एक फर्क है जो शाहना ने बिल्कुल सही बताया. लेकिन सर शेक्सपियर का ये भी तो कहा जाता है ना कि उसके जो प्लेस थे उनमें ब्लैंक वर्ड्स का उसने यूज किया था, और उसकी जो पोएट्री थी उसमें आयामिक पेंटामीटर था, तो फिर क्या डिफरेंस हुआ?
हाँ, तो ब्लैंक वर्ड्स में होता है ना iambic pentameter। तो फिर सर इस तरीके से क्यों कहते हैं कि उसके प्लेस में ब्लैंक वर्स था और उसकी पोएट्री में आयामिक पेंटामीटर था, फिर ब्लैंक वर्स क्यों नहीं कहते? ब्लैंक वर्ड्स है उसकी पोइट्री, किसने आपको कहा कि नहीं है? सर मैंने नेट पे देखा था, हाँ, चलें बाद में ब्लैंक वर्ड्स यूज किया है शेक्सपियर ने पोइट्री के अंदर, और iambic pentameter होता है उसके अंदर, ब्लैंक वर्ड्स के अंदर, ठीक है। ठीक। वो एक पैटर्न वर्ड नहीं कोई उसमें iambic pentameter है ना? नहीं सुनाई दिया मुझे। ओके, तो ब्लैंक वर्ड्स को यूज किया इन्होंने यहाँ पे। एक्चुअली ब्लैंक वर्ड्स जो है वो ओरिजिनेट इटली से होती है, और उसके बाद ये दूसरे लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और पेट्रार्क ने बड़ी जबरदस्त तरीके से इसको यूज किया, और फिर इसको कॉपी किया इस मॉडल को इंग्लैंड के अंदर नॉन ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर हम देखते हैं वाइट और सरे ने, और बाद में मार्लो शेक्सपियर ने इसको हम कहते हैं कि परफेक्ट तरीके से यूज किया। दे आल्सो एक्सपेरिमेंटेड ए ग्रेट वैरायटी ऑफ द मीटर्स व्हिच इन्फ्लुएंस स्पेंसर। Thus, Wyatt and Surrey laid the foundation to the glory of Elizabethan poetry, dominated by Spenser and Shakespeare. दो बड़े जो पोइट हैं, अब नॉन ड्रामेटिक और ड्रामेटिक का फर्क मिटा दें तो फिर शेक्सपियर और स्पेंसर जो हैं वो लीडिंग पोइट बनेंगे एलिजाबेथन एज के, रेनेसां के। और दोनों आप देखते हैं कि मीटर हो या वर्ड्स की टाइप हो, तो पेट्रार्क से होती हुई वो वाइट और सरे ने उसकी बुनियादें रखी, और उन्होंने बाद में इसके ऊपर सारा काम किया। तो ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स को भी हमने समझा है कि दोनों में सिर्फ ये है कि फ्री वर्ड्स के अंदर जो है वो किसी किस्म का मीटर को फॉलो नहीं किया जाता, ना राइम स्कीम होती है ना मीटर होता है, और ब्लैंक वर्ड्स के अंदर कोई राइम स्कीम नहीं होती, लेकिन iambic pentameter मोस्टली फॉलो किया जाता है, और शेक्सपियर ने इसको यूज किया। शेक्सपियर ने दोनों तरह से यूज किया है इसको, कहीं कहीं फ्री वर्ड्स में भी वो चला जाता है, मोस्टली बहरहाल ब्लैंक वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑथर है वो टॉमस सैकविल हैं, और टॉमस सैकविल जो है इनको आपने भी पहले पढ़ा है। इन्होंने क्या लिखा था भला, कहाँ हमने पढ़ा है इनको? मैं वैसे नाम नहीं ले रहा कि मैंने सवाल किससे करना है, वैसे मैंने ये सोचा हुआ था क्वेश्चन जो है ना नाम लेकर किए जाएंगे, लेकिन ओपन करके रखते हैं जो भी गार्बोडक लिखी थी, हाँ जी, गार्बोडक लिखी थी, और वो गार्बोडक पे आपको कुछ ना कुछ अब इंफॉर्मेशन है, और ये पहली फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है। फर्स्ट ट्रेजेडी नहीं है ये, याद रखना, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है, इसमें भी ये हल्का सा फर्क है, ठीक है। So another original writer belonging to the early Elizabethan group of poets, हम अर्ली ग्रुप देख रहे हैं जिसमें अभी हमने सरे और वाइट को देखा है, और उसके बाद हमारे पास आते हैं टॉमस सैकविल, जो ना सिर्फ इन्होंने ड्रामा लिखा, ड्रामेटिक पोइट्री के अलावा दूसरी पोइट्री भी की है, जो इसके साथ हमने शेक्सपियर को इसलिए मेंशन कर दिया साथ साथ, उन्होंने भी जैसे किया हुआ है काम। Who was mostly courtier, थे 1536 से 1608 इनका टाइम पीरियड बनता है। In his Mirror for Magistrates, he has given a powerful picture of the underworld, where the poet describes his meeting with some famous Englishmen who had been the victims of misfortunes. ठीक है, तो Mirror for Magistrate उन्होंने एक पोएम लिखी है, और अंडरवर्ल्ड में वो एक इमेजिनेटिव किस्म की पोएम है। Sackville, unlike White and Surrey, is not a cheerful writer, but he is superior to them in poetic technique. तो इसमें और अगर उनसे कंपैरिजन करें तो पोएटिक टेक्निक इसकी बेहतर है सरे और वाइट से, लेकिन जो चीयरफुल राइटिंग है, जो एस्थेटिक प्लेयर है आप जिसे आप कह लें, वो सरे और वाइट में आपको ज्यादा बेहतर मिलता है। तो सैकविल का हम एक ही काम याद रखेंगे, मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट्स। तो अब दो हो गए इनके, गार्बोडक एज ए ड्रामाटिस्ट और एज ए पोएट जो है हम कहेंगे कि मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो हमारे पास है वो है सर फिलिप सिडनी। द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस अर्ली एलिजाबेथन पोएट्स वाज सर फिलिप सिडनी। He was a many-sided person, a versatile genius. इसकी साइड्स आप देख सकते हैं, वो सोल्जर भी थे, कोर्टियर भी थे, यानी डिप्लोमेट भी रहे, और उसके अलावा पोएट तो वो थे ही, और साथ साथ क्रिटिक भी हैं। शायद एक वर्ड यहाँ नहीं लिखा, वो सब बहुत बड़े क्रिटिक भी हैं।
यहाँ चलिए हम ऐड कर देते हैं, इसको एडिट कर देते हैं ताकि रिकॉर्डिंग में ये फिर आराम से पढ़ी जा सके। आपने सिलेबस में सर फिलिप सिडनी की बुक पढ़ी हुई है, कौन सी बुक आपने पढ़ रखी है? Sir, An Apology for An Poetry. apology. Yes. यस, एन अपॉलजी फॉर पोएट्री और फॉर पोएट्री, उसी हवाले से हम कहते हैं कि ये साथ साथ क्रिटिक भी है, खैर उसकी अलग स्लाइड भी है। ओके, लाइक डॉक्टर जॉनसन एंड बायरन, ही स्टूड इन सिंबॉलिक रिलेशन टू हिज टाइम। वो इस तरह से कि ये बिल्कुल रेनेसां टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ही वाज अ रेनेसां पर्सन एज ए पर्सनैलिटी, एज ए माइंडसेट, या जब हम अपॉलजी फॉर पोएट्री पढ़ते हैं या इनका दूसरे वर्क्स को देखते हैं तो सब में हमें एक चीज डोमिनेट मिलती है, वो रेनेसां एलिमेंट है। एज ए रेनेसां पर्सन यानी एज ए लिबरल ह्यूमनिस्ट स्पेशली, वो इनका टच मिलता है हमें इनके सारे काम के अंदर। He may be called the ideal Elizabethan, representing in himself the great qualities of that great age in English history and literature. Queen Elizabeth called him one of the jewels of her crown. ये बड़ी स्पेशल बात है कि क्वीन एलिजाबेथ, जो किसे हम एलिजाबेथन पीरियड भी कह रहे हैं, सर फिलिप सिडनी के नाम के साथ सर भी लगा हुआ है, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? सर जो है, मैं किसी एक से Sir, knighthood को, knighthood को, नाइटहुड को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये इनको नाइटहुड भी दिया गया और क्वीन ने क्या कहा? द ज्यूल्स ऑफ हर क्राउन, उनको ये स्टेटस भी मिला। एट द एज ऑफ 23 ही वाज कंसिडर्ड द वन ऑफ द राइपेस्ट स्टेट्समैन ऑफ हिज एज। तो देख लें कितने जीनियस है कि 23 में अभी तो इंसान को समझ ही नहीं आई होती दुनिया की, और he was considered as one of the ripest statesmen of the age. इनका जो एक फेमस वर्क है वो है आर्केडिया। As a literary figure, Sidney made his mark in prose as well as in poetry. यहाँ पे हमने आर्केडिया को मेंशन कर दिया है, प्रोज में भी शायद हमें करना पड़े क्योंकि यहाँ शायद टेक्स्ट इसका आपको नजर नहीं आ रहा होगा, साइज कम लग रहा है मुझे, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, आर्केडिया एंड द अपॉलजी फॉर पोएट्री, ठीक है, दोनों प्रोज वर्क हैं। एक को हम प्योर क्रिटिसिज्म में ले लेते हैं और एक को जो है वो एक रोमांस वर्क आप इसे कह लें, अर्ली सोर्स ऑफ नॉवल भी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ इसके टच मिलते हैं, लेकिन एक रोमांस वर्क था। विद आर्केडिया बिगिंस अ न्यू काइंड ऑफ इमेजिनेटिव राइटिंग, दो रिटन इन प्रोज, इट इज ट्यून्स विद लव सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ठीक है। अब इसमें एक पोइटिकल प्रोज आपको टच मिलेगा क्योंकि इसके अंदर सॉन्ग्स भी हैं, इसके अंदर सोनेट्स भी हैं, इसके अंदर एक प्रोज कहानी भी है सारी। तो इट इज द फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द रेयर एंड द वेरी यूजफुल commentaries which some English poets have written about their art. Okay, Pamela appears in the Sydney's love song prose work Arcadia, of which more we're talking something below. The name means all sweetness. Sydney invented this name, which is later used by the other authors. Pamela जो नाम आप देखते हैं, Pamela is also नेम ऑफ द नॉवल लेटर ऑन हम देखते हैं कि नॉवेलिस्ट ने लिखा था, तो वो कौन से नॉवेलिस्ट हैं? Sir Samuel Richardson. यस, आतिका को काफी नॉलेज है इसका। सो पैमेला जो नाम है ये पहले मौजूद ही नहीं था, ये ध्यान में रखना। पैमेला इज टोटली इन्वेंटेड बाय सिडनी, फर्स्ट ये जो फीमेल बाद में जिन्होंने नाम रखे भी, और कई नॉवल के कैरेक्टर्स के नेम हैं ये, तो ये इन्वेंट किया था। किंग चार्ल्स I is even supposed to have muttered lines from the Arcadia, the section known as Pamela's Prayer. As he climbed the scaffold for his execution in 1649 में चार्ल्स I को, आगे अभी वो टाइम आएगा, चार्ल्स I को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। तो लेकिन
हवाला ये है कि वो पैमला की प्रेयर्स जो वर्ड्स हैं ना वो कहते हुए वो फांसी के फंदे पे चढ़े। तो वर्जीनिया वुल्फ went so far as to say in the Arcadia all the seeds of the English fiction lie latent, so we owe the development of the English novel to Sir Philip Sidney। तो वर्जीनिया वुल्फ ने मतलब कहा है इस वर्क के बारे में, हम इसे नॉवल तो नहीं कह सकते, एक रोमांस है, लेकिन इसमें उन्होंने क्या कहा कि इस वर्क के अंदर जो है ना मॉडर्न फिक्शन के सारे एलिमेंट सीड्स मौजूद है, एटलीस्ट फुली फ्लैश एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन एक तरह से वो सारा कुछ मौजूद है, वो मटेरियल जिसे बाद में चल के एक मॉडर्न नॉवल डेवलप होता है। और वर्जीनिया वुल्फ की खुद की पोइट्री भी आपको पता है पोइटिकल है मोस्ट ऑफ द टाइम। Okay, Apology for Poetry is his first book of criticism. So Sidney is the first English critic. He is considered the first English critic. ठीक है। ओवरऑल तो पहला क्रिटिक वेस्टर्न लिटरेचर में हम गिनेंगे, किसे गिनेंगे पहला? फर्स्ट एवर क्रिटिक किसे कहेंगे हम? प्लेटो सर, प्लेटो। बिल्कुल, प्लेटो और एरिस्टोटल के जो काम है उसको हम कहेंगे, इसका हेड नहीं मैंने बनाया था, लेट मी मेक इट, इसे देख लेते हैं। ये होना चाहिए था। सो अपॉलजी फॉर पोइट्री आपने पढ़ रखी है, कोई इसमें जो मेन चीजें हैं वो सिर्फ देख लिखते हैं। फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक हम इसे कहेंगे, इट इज अ डिफेंस अगेंस्ट द चार्जेस लेड बाय द प्यूरिटन ऑथर स्टीफन गॉसन इन हिज द स्कूल ऑफ अब्यूज। उनकी जो बुक है ना स्कूल ऑफ अब्यूज, वहां पे स्टीफन ने लिखी, जो कि प्यूरिटन नजरियात रखते थे, और उन्होंने ये जो स्कूल ऑफ अब्यूज बुक है ये किसको डेडिकेट की थी उन्होंने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात है इसमें। सिडनी को, फिलिप सिडनी को। हाँ जी, उन्होंने फिलिप सिडनी को ये बुक डेडिकेट की थी, और फिर फिलिप सिडनी ने इसका डिफेंस किया। ऑब्जेक्शन अगेंस्ट पोइट्री जो बड़े उन्होंने 4 ऑब्जेक्शन लगाए थे, वो हम सिर्फ देख लेते हैं। 4 शायद सवाल ना इस पे बन जाए। That were being many others more fruitful knowledge, a man might better spend his time in them than this। एक तो चार्ज था कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, कि क्यों ना हम जो है वो पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ लें, खास तौर पे उसने बात की, और हम पढ़ लें फिलोसफी को। सो दैट इज द मदर ऑफ लाइफ। सेकंड, फर्स्ट इज द वेस्ट ऑफ टाइम है कि क्यों ना हम जो हिस्ट्री ऑफ या फिलोसफी को पढ़ें और वक्त क्यों जाया करें पोइट्री के ऊपर। एंड सेकंड चार्ज वाज कि ये मदर ऑफ लाइज है, झूठ होते हैं और बिल्कुल एक फैंसी होती हैं सारी, कोई असल बात नहीं की जाती। दैट इज द नर्स ऑफ अब्यूज इन्फेक्टिंग अस विद मैनी पेस्टिलेंट डिजायर्स। तो थर्ड चार्ज ये था कि ये नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर जनरेट करता है, जो पोइट्री है, जो लिटरेचर है। एंड फोर्थ चार्ज वाज द प्लेटो हैड राइटली बैनिश्ड poets from his ideal republic जो है, ठीक है, from the republic वर्ड हमने नहीं लिखा। तो रिपब्लिक के कौन से चैप्टर में प्लेटो? चैप्टर 10 ओके, अभी मैंने सवाल भी पूरा नहीं किया, कितने लाइक बच्चे हैं अभी तो। चैप्टर 10 चैप्टर 10 है, वो फेमस चैप्टर है क्योंकि उसमें उन्होंने जो है ना एतराज किया और कहा कि पोएट्स जो कि कॉपी करते हैं इस दुनिया को, और ये दुनिया जो कि कॉपी है एक आइडियल वर्ल्ड की, ये तो शैडो है, और जो कि शैडो की वो कॉपी करते हैं, इसलिए वो ट्वाइस रिमूव्ड है रियलिटी से, इसलिए मैं उनको आइडियल जगह पे नहीं रखता। जो मेरी आइडियल वर्ल्ड है, जो रिपब्लिक है, वहां उनकी प्लेस नहीं बनती। खैर, ये उनका अपॉलजी फॉर पोइट्री में हमें ये 4-5 बातें आती हों तो उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव इतना ही बन सकता है इसका। सर, और ये 7 पार्ट्स के अंदर जो है इन्होंने डिवाइड किया था ना,
apology for poetry. हाँ जी, हाँ जी, गुड। और इसमें और और सर अगर इसका बात जो याद रखने वाली रेफुटेशन वाला है, कि वो हिस्ट्री और जो उसने चार्ज लगाया ना कि क्यों ना हम हिस्ट्री पढ़ लें और फिलॉसफी पढ़ लें, तो ये इसने कंपैरिजन भी दिया कि पोइट्री इज सुपीरियर टू द हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। और लास्ट चैप्टर में, लास्ट जो पार्ट है उनका, वहाँ पे थोड़ा ड्रामा और कंटेम्प्रेरी जो पोइट्री है उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया है और सर यूनिट ये जो इसका नहीं फॉलो कर रहे। जी जी पार्ट नंबर 5 रेफुटेशन, उसके इसमें अंदर उन्होंने स्पेशली जो है इसकी चार्जेस को आंसर किया था। जी जी बिल्कुल। आप इस पे जो बात ऐड करना चाहेंगे एट द एंड? आगे इसने जी जी मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स भी, इसमें भी थोड़ी बहुत बात की इस बारे में भी। हाँ, वो ड्रामा पे ऊपर जब क्रिटिसाइज किया उसके ऊपर। Yes. एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, इनका एक और वर्क है। ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ कोर्स इज इन पोएट्री द सीक्वेंस ऑफ द सॉनेट्स एंटाइटल्ड एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, इन व्हिच सिडनी सेलिब्रेटेड द हिस्ट्री ऑफ हिज लव फॉर Penelope Davrex, sister of the Earl of Essex, a love which came to a sad end through the intervention of the Queen Elizabeth, with whom Sidney had quarreled. Or Astrophel and Stella contains 108 sonnets, जो हमने याद रखना है, and a few songs beside that, and inspired by the Sidney's unrequited love for the Penelope who offered to him as a potential wife a few years before. Sidney turned her down, और ये उसकी वजह थी कि क्वीन से, एलिजाबेथ से इसके ताल्लुक खराब हुए और उन्होंने शायद उनको फोर्स भी किया। She married Lord Robert Rich, and Sidney promptly realized he was in love with her. As an example of the lyrical poetry, तो फिर उनकी याद में एस्ट्रोफेल एंड स्टेला इन्होंने तख्लीक की है। As an example of the lyrical poetry, expressing directly in the most sincere manner an intimate and personal experience of love in its deepest passion, this sonnet sequence marks an epoch. तो इसके अंदर 108 sonnets और कुछ songs हैं, और इसका ये बैकग्राउंड है उनकी अनरिक्वेटेड लव जो है, एक सैड स्टोरी ऑफ लव, पर्सनल लाइफ है, और उसके ऊपर उन्होंने इसको बनाया है। स्टेला जो है वो बेसिकली स्टार को कहते हैं, और एस्ट्रोफिल किसे कहते हैं, ये आप पे सवाल। स्टार लवर, स्टार लवर, लेकिन स्टार लवर एक टाइम पे एस्ट्रोफिल जो है ना, जो नेम है फिल है, वो कहते हैं कि फिलिप सिडनी का जो फर्स्ट नेम है ना, यानी कि फर्स्ट इनिशियल साउंड है फिलिप, उसको वो देते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यस, ये भी ठीक है। स्टार लवर सिंपली आप कह सकते हैं, फिल मीन लव होता है ना, स्टार और स्टेला दोनों स्टार्स के साथ रिलेटेड हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास सिडनी के मेजर वर्क से एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, अपॉलजी फॉर पोएट्री, आर्केडिया, ये इनके बड़े काम हैं जो आपने याद रखने। आप इनके बैकग्राउंड का भी आपको आइडिया हो गया, इसके अंदर क्या है। और अपॉलजी फॉर पोएट्री आपने डिटेल में अपने दौर में पढ़ रखी है। उसके बाद जो हमारे पास है ना, वो है स्पेंसर। नेक्स्ट जो ग्रेट पोइट हैं रेनेसां टाइम के, बल्कि दो बड़े पोइट हमने कहा कि अगर निकालें तो वो स्पेंसर और शेक्सपियर बनते हैं। द ग्रेटेस्ट नेम इन द नॉन ड्रामेटिक Elizabethan poetry is that of the Spenser, who may be called the poet of chivalry and the medieval allegory. तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे पोइट आ जाते हैं जो अभी मिडिल एजेस से के साथ उनकी रग़बत है, और वो अभी वो टाइम जो है गुजर चुका है, आल्दो न्यू एज स्टार्ट हो चुकी है, न्यू ट्रेंड आ चुके हैं। बट द Elizabethan age was the age of the transition, when the time-honored institution of the chivalry, closely allied to the Catholic rituals, were being attacked by the zeal of the Protestant reformer and the enthusiasm of the European humanists. So humanism और रिफॉर्मेशन के अंदर आपको पता है जो चर्च, जो कैथोलिक चर्च और कैथोलिक चर्च के रिचुअल्स हैं वो खत्म हो चुके थे, और आपको पता है पैटर्न, चर्च ही तो पैटर्न कर रहा था शिवलरी और रोमांस को। तो जब उसके पीछे इंस्टीट्यूशन जो फोर्स है वो खत्म हुई, तो शिवलरी और रोमांस भी दम तोड़ गई, और खासतौर पे कोड ऑफ शिवलरी और ये चीजें पुरानी बातें हो चुकी थी। अब नाइटहुड जो है ना, वो इस बात पर नहीं हो रहा था कि आप चर्च को की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बल्कि अब जो है वो
चर्च ऑफ इंग्लैंड सेपरेट हो चुका था, और अब ये होता था कि जो सर्व करता था इंग्लिश एम्पायर को, जो ब्रिटेन को सर्व करता था, उसे नाइटहुड दिया जाता था। आपने देखा होगा कि बाद में सर सैयद अहमद खान को वो दिया गया, तो वो किस हवाले से नाइट हो सकते हैं कि उन्होंने सर्विस दी ब्रिटिश राज को। ठीक है, नामा इकबाल को भी मिला था सबका खिताब। तो स्पेंसर जो है ये फिर भी जो है अभी एक ऐसे पोइट हैं जो लिंक कर रहे हैं दोनों एजेस को। सो फेरी क्वीन इनका मास्टर वर्क है। एज स्पेंसर वाज इन सिंपैथी विद बोथ द ओल्ड एंड द न्यू। ठीक है, नए दौर में है लेकिन ओल्ड के साथ भी सिंपैथी और न्यू के साथ भी, तो उन्होंने दोनों ट्रेंड को मिक्सअप कर दिया। इट ट्राइड टू रिकंसाइल दीज डाइवर्जेंट एलिमेंट्स। ठीक है, जो पुराना दौर है और नया दौर है, डाइवर्जेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको मिक्स किया। इन हिज ग्रेटेस्ट पोएटिक वर्क द फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन में ये क्वीन कौन है? क्वीन एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ये हो सकती Queen है, Elizabeth. कौन हो सकती थी? एक एलिजाबेथन एज है। Written in the form of an allegory, though on the surface it appears to be dealing with the petty intrigues, corrupt dealings, and the clever manipulations of the politician in the court of Elizabeth, yet when seen from a highest point of the view, तो double layered, जिस भी poem के double layered होती है तो हम उसको allegory कहते हैं। It brings before us the glory of the medieval times clothed in an atmosphere of romance. ठीक है, we forget the harsh realities of life and lifted into the fairyland where we see the knights performing chivalric deeds for the sake of the honor Queen Gloriana. तो इन्होंने एक नया नाम उनको दिया, क्वीन ग्लोरियाना। एलिजाबेथन क्वीन एलिजाबेथ को ही कहा जाता है ग्लोरियाना। तो अब क्वीन के टाइम में तो नाइट नहीं होते थे उस तरह से, अब न्यू टाइप ऑफ कोड आ चुका था, लेकिन फेरी क्वीन लिखकर इन्होंने जो है वो खुश किया क्वीन को, ना सिर्फ बल्कि एक मास्टरपीस भी अपने तौर पे एक तख्लीक किया जिसके डबल लेयर थे। एलिगोरिकल मीनिंग का मतलब है कि उसके अंदर सरफेस स्टोरी अलग है और उसके पीछे हमें और कहानी मिलती है। We meet with shepherds, sylvan nymphs, satyrs, and breathe the air of the romance, fantasy, and chivalry. तो पुराने टाइम के जो नाइट हैं वो हमें क्वीन ग्लोरियाना के सामने जो है वो आते हैं और उनको नाइटहुड ये दे रही हैं और इनकी जो वो ख्वाहिश होगी इन्होंने पूरी कर दी। इनका और जो खूबसूरत वर्क है वो है शेफर्ड्स कैलेंडर, 1579 में पब्लिश होता है। Though Spencer's fame rests mainly on Fairy Queen,